नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो आज हम फिर से आपके लिए अरावली से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्लास है वो लेके आए हैं। अरावली का जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था और अरावली के अंदर हमने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। तो आज हमें दक्षिणी अरावली के ऊपर जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो करने वाले हैं। दक्षिणी अरावली के अंदर हमने जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी क्योंकि हमने दक्षिणी अरावली को क्या है 2 भागों के अंदर बाँटा था। एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ और दूसरा है हमारा आबू खंड, ठीक है? तो थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दक्षिणी अरावली की हमने बात की थी, तो दक्षिणी अरावली के अंदर हमने देखा था दक्षिणी अरावली के अंदर कि सर्वाधिक अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई की है वो बात है वो उदयपुर, ठीक है? इसके अंदर उदयपुर आता है और सर्वाधिक अगर ऊँचाई की बात करते हैं तो सिरोही का जो भाग है वो इसके अंदर क्या है आएगा। इसके बाद सर्वाधिक संघन की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक संघन है वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दक्षिणी अरावली, तो उदयपुर के अंदर है वो आपको क्या है सर्वाधिक संघन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हमने अरावली की क्या है प्रमुख रूप से जो पार्ट है वो किए थे, इसके अंदर 2 भाग है वो किए थे इसके अंदर। 2 भाग देखे थे तो 2 भागों के अंदर हमने एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ देखा था और एक हमने देखा था आबू खंड, ठीक है। मेवाड़ की पहाड़ियों तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हम देखो यहाँ पर इस प्रकार से हमने अरावली का नक्शा बनाया था। दक्षिणी अरावली की आकृति है वो मैंने आपको बता दी कि दक्षिणी अरावली की जो आकृति है वो किस प्रकार है, तो हाथ के पंजे के समान क्या इसकी जो आकृति है वो आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर ये है हमारी मध्य अरावली, मध्य अरावली और इसकी बात करेंगे तो ये है हमारी उत्तरी अरावली और इसकी बात करेंगे तो ये है हमारी दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी और दक्षिणी अरावली को हमने दक्षिणी अरावली दक्षिणी अरावली को हमने प्रमुख रूप से 2 भागों के अंदर बाँटा था और 2 भाग वो कौन-कौन से थे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएँ। पहला है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और दूसरा जो भाग है वो है हमारा आबू खंड। दूसरा जो भाग है वो है हमारा आबू खंड। तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर हमने क्या-क्या देख लिया था? भोराट का पठार है, वो भी क्या है इस मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर क्या है स्थित है। इसके बाद में जो हमारा भाखर क्षेत्र है, सिरोही का जो भाखर क्षेत्र है वो भी क्या है इस मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, ठीक है। लसाड़िया का जो पठार मैंने आपको बताया जो कि उदयपुर के अंदर अभी क्या है वर्तमान के अंदर क्या है सलूम्बर के अंदर स्थित है और उदयपुर के अंदर जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर जो विच्छेदित भाग है, जो कटा-फटा भाग है, उसी को क्या है लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। औसत ऊँचाई भी मैंने उसकी बता दी थी कि औसत ऊँचाई कितनी है, ठीक है 325 से लेकर 350 मीटर क्या है इसकी औसत ऊँचाई है। इसके बाद में हमने गिरवा है वो भी इस मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर देखा, जो कि उदयपुर के चारों तरफ क्या है छोटी-छोटी जो तस्तरीनुमा आकृति के अंदर जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उनको क्या है गिरवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आबू खंड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आबू खंड के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि दक्षिणी अरावली की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके अंदर मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा था? कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या है ज़रूर बताना है। अब देखो आबू खंड की अगर हम बात करेंगे तो आबू खंड क्या है? दक्षिणी अरावली का दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च भाग है, सर्वोच्च भाग है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे ऊँचा भाग अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या है? आबू खंड है, ठीक है। अगर आबू खंड की हम औसत ऊँचाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? औसत ऊँचाई की बात करेंगे तो औसत ऊँचाई कितनी है इसकी आबू खंड की? तो आबू खंड की अगर औसत ऊँचाई की बात करेंगे तो 1200 मीटर क्या है? इसकी औसत ऊँचाई है, ठीक है। 1200 मीटर क्या है? इसकी औसत ऊँचाई है और दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च भाग है, यानी सबसे ऊँचा भाग अगर आपको देखने को मिलेगा, तो वो कौन-सा मिलेगा? तो आबू खंड है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमने दक्षिणी अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानी, इसके अंदर हमने पहला जाना मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है? और दूसरा कौन-सा जाना आबू खंड, ठीक है?
मेवाड़ की पहाड़ियों की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो आप जल्दी से बताइए कि मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं इनकी औसत ऊंचाई है वो कितनी बताई थी मैंने। तो मेवाड़ की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूंगा तो औसत ऊंचाई है वो 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर है। और आबूखंड की अगर मैं बात करूंगा तो आबूखंड की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। ठीक है। अगर मैं दक्षिणी अरावली, संपूर्ण दक्षिणी अरावली की अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूंगा, संपूर्ण दक्षिणी अरावली की अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूंगा तो आप बताइए जल्दी से औसत ऊंचाई कितनी है इसकी। जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है। जल्दी से बताएं आप फटाफट से। दक्षिणी अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? फटाफट से बताएं। तो दक्षिणी अरावली की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। मैं संपूर्ण दक्षिणी अरावली की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ना कि आबूखंड की या मेवाड़ की पहाड़ियों की। ठीक है। क्योंकि मैंने अलग अलग बता दिया कि मेवाड़ की पहाड़ियों की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वो है हमारी 800 मीटर। ठीक है। आबूखंड की अगर इसके अंदर हम बात करेंगे तो कितनी है औसत ऊंचाई? 1200 मीटर, जो कि क्या है? दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च भाग है, यानी सबसे ऊंचा भाग है। इसके बाद हम संपूर्ण दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अरावली की क्या है? संपूर्ण जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? दक्षिणी अरावली की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे संपूर्ण दक्षिणी अरावली की तो वो कितनी है? 1000 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी मीटर है? 1000 मीटर है। ठीक है। अब देखो, आबूखंड के बारे में और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आबूखंड के बारे में और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं तो एक बार आप इसको ध्यानपूर्वक देखें कि मैंने क्या बताया है आपको। दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली के बारे में औसत ऊंचाई के बारे में बताया है, मेवाड़ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई के बारे में बताया है, आबूखंड की औसत ऊंचाई के बारे में बताया है। तो आप इसको क्या है एक बार ध्यानपूर्वक देखें। अब इसके बाद में अगर आबूखंड के अंदर हम देखेंगे तो आबूखंड के अंदर जो चट्टानें हैं वो क्या है? संपूर्ण चट्टानें, संपूर्ण चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट से क्या है? निर्मित है। अगर हमें आबूखंड के अंदर जो हम चट्टानें देखेंगे तो वो चट्टान है वो आपको संपूर्ण चट्टानें है वो कौन सी मिलेंगी? तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं वो क्या है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ का जो संपूर्ण भाग है वो भाग ग्रेनाइट चट्टानों से क्या है? निर्मित है। ठीक है। अब इसके बाद में आबूखंड के अंदर जो स्थलाकृति हैं, आबूखंड के अंदर आबूखंड की स्थलाकृति इंसेल वर्ग के समान है। इंसेल वर्ग के समान है। अब मैंने आपको क्या है पिछली क्लासों के अंदर जब भी हमने जो बालूका स्तूप पढ़े थे तो बालूका स्तूपों के अंदर मैंने इंसेल वर्ग का अर्थ है वो आपको बताया था। तो इंसेल वर्ग का अर्थ आप बताइए कि इंसेल वर्ग होता क्या है? इंसेल वर्ग के समान है। इंसेल वर्ग के समान है। अगर हम आबूखंड के अंदर स्थलाकृतियों की अगर हम बात करेंगे तो स्थलाकृतियों की जो आकृति है वो किसके समान है? तो इंसेल वर्ग के समान है। इंसेल वर्ग का मतलब होता है गुंबदाकार। गुंबदाकार यानी गुंबद के समान क्या है इसकी आकृति है, गुंबदाकार क्या है इनकी आकृति है। ठीक है। यानी आबूखंड के अंदर जो भी स्थलाकृति पाई जाती है उनकी आकृति है वो किसके समान है? तो इंसेल वर्ग के समान है। गुंबद के समान आपको क्या है जो आकृति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ प्रमुख रूप की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें पाई जाती हैं आबूखंड के अंदर। जैसे मैं उन चट्टानों के नाम लिखता हूँ, हॉर्स रॉक, इसके बाद में टॉड रॉक। ये टॉड रॉक है, ये नक्की झील के किनारे के ऊपर क्या है स्थित है? नक्की झील। इसके बाद में नन रॉक, नन रॉक। ठीक है। रॉक का मतलब होता है चट्टाने, जैसे कि घोड़े की जो आकृति है उसके समान। इसके बाद में टॉड रॉक है, नन रॉक है, मतलब अलग अलग प्रकार से क्या है इनकी जो आकृति है वो आपको क्या है नजर आएगी। अब इनकी जो आकृति है वो इस प्रकार की किस कैसे हो गई तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हवा चली तो हवा के कारण इनकी जो आकृति है वो घिस घिस के क्या है इनकी जो आकृति है हवा ने क्या किया घिस घिस कर क्या है हवा
के द्वारा क्या है, इनकी जो आकृति है वो इस प्रकार की क्या है, यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इसकी जो आबू खंड के अंदर जो महत्वपूर्ण जो चोटी आती हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आबू खंड के अंदर अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आबू खंड के अंदर अगर हम सर्वोच्च जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, उन पर्वत चोटियों की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपको गुरु शिखर है, गुरु शिखर, गुरु शिखर है वो सर्वोच्च चोटी यहाँ पर मिलेगी, जिसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और 5 मीटर क्या है, 5 मीटर इसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर है, जिससे कि इसकी ऊंचाई है वो क्या है, ये 5 मीटर इसके अंदर जुड़ जाएगी 1722 में, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, तो 1727 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1727 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड है, तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज, आबू खंड के बारे में हम जान रहे हैं। तो आबू खंड के बारे में क्या है कि ये दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च भाग है, यानी सबसे ऊंचा भाग अगर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अरावली के अंदर तो वो है आबू खंड। ठीक है, इसके बाद में आबू खंड की हमने औसत ऊंचाई के बारे में जाना कि आबू खंड की औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। अब औसत ऊंचाई की अगर यहाँ पर चर्चा है तो हम मेवाड़ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई भी जान लेते हैं, तो 800 मीटर है। और संपूर्ण दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई भी जान लेते हैं, तो वो है 1000 मीटर। ठीक है, इसके बाद में जो आबू खंड का संपूर्ण भाग है, संपूर्ण जो चट्टानी है वो ग्रेनाइट से क्या है, निर्मित है। यहाँ पर आपको ग्रेनाइट जो चट्टानी है वो देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आबू खंड की स्थलाकृति है इंसेल वर्ग के समान है, यानी अगर आपको आकृति वहां पर देखने को मिलेगी तो वो गुंबदाकार है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, हॉर्स रॉक, टॉट रॉक, नन रॉक। हवाओं के क्या है लगातार निरंतर चलने के कारण क्या है यहाँ से ये चट्टानें घिस गई। ठीक है, घिसने के कारण इनकी जो आकृति है वो इस प्रकार की बन गई। इसके बाद इसके अंदर अनेक जो सर्वोच्च चोटी हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो उसमें पहला नाम आता है वो गुरु शिखर का आता है, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। 5 मीटर का इसके ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर है, जिससे कि इसकी ऊंचाई है वो 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। ये बात आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो गुरु शिखर है, प्रमुख रूप से इस गुरु शिखर के बारे में हम एक दो बातें और जान लेते हैं। हिमालय और नीलगिरी, हिमालय, उत्तरी भारत की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय, और दक्षिणी भारत की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय और नीलगिरी। हिमालय और नीलगिरी जो पर्वत है, इन पर्वतों के बीच में अगर आपको सर्वोच्च ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो नजर आएगी तो वो कौन सी आएगी, गुरु शिखर आएगी। ठीक है, तो हिमालय और नीलगिरी के मध्य, नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च, सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर आपको कोई भी नजर आएगी तो वो कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर है। ये क्या है, गुरु शिखर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत के अंदर हिमालय और दक्षिण भारत के अंदर नीलगिरी के मध्य अगर कोई भी आपको सर्वोच्च पर्वत चोटी मिलेगी तो वो कौन सी है, गुरु शिखर है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं। गुरु शिखर के बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चोटी हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
गुरु शिखर के बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। गुरु शिखर के बाद में आती है 2 नंबर पे शेर। शेर की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। गुरु शिखर के बाद में आती है शेर। शेर की आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, फटाफट से बताएं। जल्दी से बताएं। तो शेर की अगर हम बात करेंगे तो 1597 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 1597 मीटर। शेर के बाद में कौन सी आती है, जल्दी से आप बताएं। शेर के बाद में आती है देलवाड़ा। देलवाड़ा, देलवाड़ा की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 1442 मीटर क्या है देलवाड़ा की ऊंचाई है। देलवाड़ा के बाद में आप जल्दी से बताएं कि देलवाड़ा के बाद में कौन सी चोटी आती है। तो देलवाड़ा के बाद में आती है अचलगढ़। अचलगढ़ 1380 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, 1380 मीटर। तो ये क्या है, जो आबूखंड है इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, जिसके अंदर 1 नंबर पर गुरु शिखर आती है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और 5 मीटर इसके ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर है जिससे कि 1727 क्या इसकी ऊंचाई हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि हिमालय और नीलगिरी के मध्य क्या है सर्वोच्च अगर पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी तो वो कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में शेर आती है 2 नंबर पे, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 1597 मीटर है। देलवाड़ा की अगर हम बात करेंगे तो 1442 मीटर है। अचलगढ़ की हम बात करेंगे तो 1380 मीटर है। ठीक है, जल्दी से लिखें आप फटाफट से। नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें ताकि क्या है आपको सारी चीजें वो याद रहें। अब देखो आबूखंड के बारे में हम महत्वपूर्ण एक बात और जानते हैं कि आबूखंड के पश्चिमी भाग में स्थित जो पर्वतीय भाग है, आबूखंड के आबूखंड के पश्चिमी भाग में स्थित पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, वो पर्वतीय क्षेत्र है सिवाना, सिवाना पर्वतीय, सिवाना पर्वत। वो क्या है, सिवाना पर्वत है। ठीक है, यानी आबूखंड के आप पश्चिमी भाग के अंदर जाओगे तो पश्चिमी भाग के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सिवाना पर्वत है। और सिवाना पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र है सिवाना का क्षेत्र, और इस सिवाना के क्षेत्र के चारों ओर क्या है, इस भाग के चारों ओर क्या है, छोटी छोटी क्या है, छप्पर पहाड़ियां, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से क्या है टोटल 56 क्या है छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या है, छप्पन की, छप्पन का पहाड़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, छप्पन का पहाड़ कहते हैं। यानी सिवाना का जो क्षेत्र है, सिवाना का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र के इस भाग की ओर क्या है, इससे चारों ओर क्षेत्र के ओर क्या है, छोटी छोटी क्या है, गोलाकार रूप के अंदर 56 पहाड़ियां हैं, इसलिए इस भागों के क्या है 56 का पहाड़ कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 56 का पहाड़ है वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है। तो सिवाना का जो क्षेत्र है, इस सिवाना के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, 56 का पहाड़ कहा जाता है, या 56 पहाड़ी चोटी है इसके अंदर। विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो विस्तार कैसा है इसका, गोलाकार, विस्तार कैसा है इसका, गोलाकार है। विशेषता की हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर कुल 56 पहाड़ियां हैं। कुल कितनी पहाड़ियां हैं, कुल 56 पहाड़ियां, आपको पहाड़ियां, पहाड़ी जो चोटी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, 56 पहाड़ी चोटी है वो यहाँ पर आपको क्या है नजर आने वाली है। ठीक है, तो आबूखंड के पश्चिमी भाग की ओर जाओगे तो वहां पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र स्थित है जिसको सिवाना पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और सिवाना क्षेत्र के चारों ओर क्या है, इस प्रकार से आपको गोलाकार रूप के अंदर क्या है 56 पहाड़ियां नजर आती हैं, इसलिए इसको 56 का पहाड़ कहते हैं। और विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो गोलाकार रूप के अंदर क्या है ये फैली हुई है, कुल 56 पहाड़ी चोटी इसके अंदर आपको क्या है नजर आने वाली है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक जो
चोटी है उसकी बात करेंगे, डोरा भाकर चोटी, जिसकी ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 869 मीटर है। डोरा भाकर, डोरा भाकर। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 869 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, डोरा भाकर, जो कि आपको क्या है, आबू खंड, आबू खंड से आप पश्चिम की ओर जाओगे। आबू खंड से आपको किस ओर जाना है, पश्चिम की ओर आप जाओगे, तो वहां पर जालोर का क्षेत्र है, उससे जालोर के क्षेत्र के अंदर क्या है, आपको ये जो डोरा पर्वत है ये नजर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आबू खंड के अंदर प्रमुख रूप से एक डोरा पर्वत है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 869 मीटर है। और आबू खंड के जब आप पश्चिमी भाग की ओर जाओगे तो पश्चिमी भाग की ओर जालौर के क्षेत्र के अंदर ये क्या है, डोरा भाकर है, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो कुछ छप्पन का जो पहाड़ है, छप्पन का जो मैदान है, छप्पन का जो तालाब है, तो इससे छप्पन के पहाड़ से संबंधित कुछ हमारी महत्वपूर्ण एक दो बातें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो छप्पन का पहाड़, छप्पन का पहाड़, इसके बाद छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, इसके बाद छप्पन का तालाब, छप्पन का तालाब। ये क्या कंफ्यूज करने वाले क्या है, शब्द हैं। तो छप्पन का पहाड़ है वो मैंने आपको बता दिया कि सिवाना का जो पर्वतीय क्षेत्र है, सिवाना का जो क्षेत्र है, इस सिवाना के क्षेत्र को क्या है, छप्पन का पहाड़ कहा जाता है। छप्पन का जो मैदान है, छप्पन का मैदान माही वाला जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा तक का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ से लेकर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इसको छप्पन के मैदान के नाम से, छप्पन क्या है, यहाँ पर गांवों का समूह है, इसलिए छप्पन का मैदान क्या है, इसे कहा जाता है। छप्पन का जो तालाब है वो आपको नागौर के अंदर देखने को मिलेगा, छप्पन का तालाब है वो आपको नागौर के अंदर क्या है, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से इसका। इसके बाद जवाई नदी है, उस जवाई नदी की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जवाई नदी की घाटी है, उसमें जालोर की जो पहाड़ियां कुछ है, जवाई नदी घाटी, जवाई नदी घाटी में जालोर की कुछ पहाड़ियां हैं, इन जालोर की पहाड़ियों की भी हम चर्चा करेंगे। जालोर की पहाड़ियां प्रमुख रूप से क्या है, जालोर की पहाड़ियां भी यहाँ पर स्थित है, तो उन जालोर की पहाड़ियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। इसके अंदर जालोर की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर हमें चर्चा करेंगे। तो पहली एक नंबर पे आती है ईसराना भाकर, ईसराना भाकर। इसके बाद में दो नंबर पर हम बात करेंगे तो रोजा भाकर, रोजा भाकर। तीन नंबर पर हम बात करेंगे तो झाड़ोल भाकर, झाड़ोल भाकर। ये क्या है, जालोर की प्रमुख रूप से जो जवाई नदी घाटी में जालोर की जो पहाड़ियां हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ईसराना भाकर है, रोजा भाकर है, झाड़ोल भाकर है, और ये झाड़ोल भाकर है वो आपको क्या है, उदयपुर वाला जो भाग है उसके अंदर भी नजर आएगा, पर ये अलग है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसकी बात करेंगे ईसराना भाकर। तो ईसराना भाकर की आप ऊंचाई बताइए कितनी है, तो 839, 839 मीटर। रोजा भाकर की हम बात करेंगे तो 730 मीटर। ठीक है, और झाडोल भाकर की अगर हम बात करेंगे तो झाडोल भाकर की है 588 मीटर, 588 मीटर। ठीक है, ईसराना भाकर की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 839 मीटर। रोजा भाकर की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 730 मीटर। और झाडोल भाकर की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 588 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लें आप फटाफट से जल्दी से। अब दर्रे हैं, तो दर्रों की हम बात करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दर्रों की हम बात करेंगे, प्रमुख रूप से जो दर्रे हैं
तो आपको पता है कि दक्षिणी अरावली के अंदर आपको सर्वाधिक जो दर्रे हैं वो नजर आते हैं। दर्रों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि दर्रे हैं वो किसे कहते हैं, हम किसे कहा जाता है दर्रा। ठीक है, तो दर्रों की बात करेंगे तो हम पाली से स्टार्ट करते हैं। तो पाली की अगर हम बात करेंगे तो देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, क्योंकि ये क्या है, ये जो दर्रा है ये राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा है, राजस्थान का सबसे लंबा दर्रा है, सबसे लंबा दर्रा। सबसे लंबे दर्रे की अगर बात पूछी जाए आपको यहाँ पर, तो आपको क्या बताना है, देसूरी की नाल। ठीक है, इसके बाद में देसूरी की नाल के बाद में 2 नंबर पे अगर दर्रा देखा जाएगा तो वो है जिलवाड़ा की नाल दर्रा, जिलवाड़ा की नाल दर्रा। ठीक है, 2 नंबर पे कौन सा आता है, जिलवाड़ा की नाल। 1 नंबर पर हम बात करेंगे तो आता है देसूरी की नाल। ठीक है, इसके बाद हमें राजसमंद की बात करेंगे। 1 नंबर पर पाली हो गया, 2 नंबर पर बात करेंगे तो राजसमंद। तो राजसमंद में जल्दी से बताएं आप कौन कौन से दर्रे हैं। राजसमंद की बात करेंगे तो कामली घाट दर्रा है, गौरम घाट है, कामली घाट दर्रा है, कामली घाट दर्रा, गौरम घाट दर्रा, गौरम घाट दर्रा। ठीक है, एक जिलवा की नाल है, जिलवा की नाल। एक तो जिलवाड़ा की नाल है और एक क्या है, जिलवा की नाल है, जो कि क्या करते हैं, ये दर्रे क्या करते हैं, राजसमंद से उदयपुर को जोड़ने का काम करते हैं। राजसमंद से क्या है, उदयपुर को जोड़ने का काम करते हैं। तो कामली घाट दर्रा हो गया, गोरम घाट हो गया और जिलवा की नाल हो गया। पाली की बात करेंगे तो पाली के अंदर क्या है, देसूरी की नाल, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा दर्रा है, जिलवाड़ा की नाल है। इसके बाद राजसमंद की अगर हम बात करेंगे तो कामली घाट दर्रा है, गोरम घाट है और जिलवा की नाल है, जो कि राजसमंद से उदयपुर को जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उदयपुर। उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में आपको सबसे ज्यादा दर्रे हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा दर्रों की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर मिलते हैं, आपको उदयपुर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, फटाफट से बता दीजिए। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं, जल्दी से बताएं आप। तो हम बात करेंगे उदयपुर के अंदर देबारी की नाल, जहां पर देबारी का समझौता हुआ था, देबारी की नाल। ठीक है, केवड़ा की नाल, केलवाड़ा की नाल, केलवाड़ा की नाल। नाल का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया, नाल का अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, इसके बाद में फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल से संबंधित क्या है, महाराणा प्रताप का यहाँ पर आपको संबंध है वो देखने को मिलेगा, फुलवारी की नाल। इसके बाद में सोमेश्वर, दिवेर, कछवाली, सोमेश्वर, सोमेश्वर की नाल, कछवाली की नाल, कछवाली की नाल, सोमेश्वर की नाल, कछवाली की नाल। इसके बाद में डेबर दर्रा, पीपली की नाल, डेबर दर्रा, पीपली की नाल, पीपली की नाल। ये क्या है, प्रमुख रूप से जो उदयपुर के अंदर दर्रे पाए जाते हैं, देबारी की नाल, केवड़ा की नाल, केलवाड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर, कछवाली की नाल, डेबर दर्रा, पीपली की नाल। ठीक है, ये क्या है, उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण क्या है, दर्रे हैं। और उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा दर्रे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक सिरोही के अंदर भी प्रमुख रूप से एक दर्रा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सिरोही के अंदर भी प्रमुख रूप से एक दर्रा है, उसकी बात करेंगे तो बोरांग दर्रा, बोरांग दर्रा। ये कहाँ पर है, तो सिरोही के अंदर बोरांग दर्रा है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो अब भूखंड है वो हमारा समाप्त हो चुका है, यहाँ पर दक्षिणी अरावली है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।